माय नेम इज सचिन नेगी एंड गाइस आज आपकी जो बुक है दैट इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसका मैं आपके लिए चैप्टर 5 लेके आया हूँ। चैप्टर 5 में भी हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है एंड इन क्वेश्चंस के थ्रू आपका हम चैप्टर रिवाइज करवाएंगे, ठीक है। सो जो आपका ये चैप्टर है दैट इज चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, मतलब कांग्रेस जो एज ए पार्टी थी जो डोमिनेट करती थी इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में, उसको क्या क्या चैलेंजेस आए, ठीक है। 90 जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई थी तो क्या क्या लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई थी, राइट। उसके बाद जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी तो फिर क्या क्या चैलेंजेस आए, किस तरीके से कांग्रेस थोड़ी सीट्स कम जीत पाई थी लेकिन फिर उन्होंने बाद में आने वाले इलेक्शंस में मैसिव विक्ट्री कैसे ली, ठीक है। तो हम ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के लिए भी वही अप्रोच रहेगी, कुछ हम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, कुछ शॉर्ट एंड कुछ बिल्कुल एमसीक्यू टाइप से। सो आपका जो इसके फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज assess the economic situation of India before the general elections of 1967। अब गाइस 1967 में जनरल इलेक्शंस हुए थे, याद होगा आप लोगों को, पता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। सो इससे पहले ना हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे थी, लाइक तो जो हमारी इकोनॉमिक उस टाइम सिचुएशन थी वो काफी खराब थी, लाइक इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखा था इंडिया में। इसके वेरियस रीजंस थे। पहला रीजन क्या था कि ना फेलर ऑफ मानसून, जो मानसून था वो आया नहीं टाइम से, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ, फसलें उग नहीं पाई टाइम से। उस वजह से जब मानसून नहीं आया, पानी नहीं था, तो किसी ड्रॉट हो गया था, सूखा पड़ गया था कई एरिया में, ठीक है। और जब मानसून नहीं आता ना गाइस तो उसका सबसे मेन इम्पैक्ट किस चीज पे पड़ता है, तब पड़ता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे, ठीक है। तो हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो क्या हो गया था, डिक्लाइन हो गया था, ठीक है। बिकॉज मानसून जब टाइम से नहीं आता तो फार्मर्स के लिए इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं हो पाती, क्योंकि मानसून इज एन लाइक नेचुरल, मतलब इरिगेशन की भी जरूरत नहीं है, नेचुरल फिनोमिना दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रेटर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है। और 1967 से पहले ये भी था कि सीरियस फूड शॉर्टेज हो गई थी कंट्री में। हमारा फूड सिक्योरिटी थी इतनी अच्छी थी नहीं उस टाइम, फूड शॉर्टेज हो गया था। उस वजह से काफी स्टेट्स में मतलब भूखमरी फैल गई थी, राइट, हंगर फैल गई थी। इस वजह से लोग अपनी जो इनटेक थी कैलोरीज का, वो भी लोगों का लो हो गया था कैलोरीज का, बिकॉज फूड शॉर्टेज की वजह से, ठीक है। जो फोर्थ पॉइंट है डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब हमारी कंट्री में उस टाइम प्रॉब्लम ये थी ना कि हम एक्सपोर्ट बहुत कम करते थे, एक्सपोर्ट से ज्यादा क्या करते थे, हम इंपोर्ट करते थे, ठीक है। एक्सपोर्ट वाज लेस एंड इंपोर्ट वाज हाई। तो एक ये भी रीजन था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे बहुत कम थे, क्योंकि हम लोग काफी कम हो गए थे। तो जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं होता ना कंट्री में, तो कंट्री में क्या होता है, कंट्री में बहुत ज्यादा, कंट्री की इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, ठीक है। फिर था ड्रॉप इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स। अब जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, लाइक जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते थे या इंडस्ट्रीज के थ्रू हम पावर जनरेट करते थे या कुछ भी, जो जो हमारी मेजर इंडस्ट्रीज थी उनके प्रोडक्शन में भी ड्रॉप हो गया था और एक्सपोर्ट्स भी हमारे कम हो गए थे। इस वजह से हमारी इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ा था, ठीक है। लास्ट है sharp rise in military expenditure due to wars in 1962 with China and 1965 with Pakistan। अब आप लोगों को पता है 1962 वॉर लड़ा था हमने चाइना के साथ, उस वजह से क्या हो गया था हम लोग ना, फिर एक और वॉर हुआ था 1965 में विद पाकिस्तान। इस वजह से क्या हुआ था कि हमारा जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर था वो काफी ज्यादा हाई हो गया था, लाइक हम अब मिलिट्री पे बहुत ज्यादा स्पेंड करते थे। और जब हम मिलिट्री पे स्पेंड करते थे ज्यादा, तो जो बाकी की चीजें थी लाइक एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज इन पे हम कम एक्सपेंडिचर कर पा रहे थे, राइट। क्योंकि अब हम ज्यादातर अपनी आर्मी को, अपनी फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करने में लग गए थे, तो वहां ज्यादा एक्सपेंडिचर होने की वजह से हम देश के जो कंट्री का डेवलपमेंट था उस पर उतना ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाए थे, एक्सपेंडिचर नहीं कर पा रहे थे। तो हमारी कुछ इकोनॉमिक सिचुएशन बड़ी खराब थी, स्पेशली बिफोर जनरल इलेक्शंस ऑफ 1967, क्योंकि इस टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम थी, मानसून नहीं आया, फूड शॉर्टेज हो गई, हाई मिलिट्री एक्सपेंडिचर हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ड्रॉप हो गया, एक्सपोर्ट्स हमारे कम हो गए, ठीक है। तो ये बहुत सारे रीजंस है, इसमें से आप कोई भी रीजंस लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। जो हमारा गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इंदिरा गांधी टुक टाइम टू सेटल डाउन एज प्राइम मिनिस्टर, इन योर ओपिनियन व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड दिस। अब गाइस जो इंदिरा गांधी थी ना, जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी 1967 के इलेक्शन से, तो उनको ना
प्राइम मिनिस्टर शुरू में वो इतनी बोल्ड प्राइम मिनिस्टर नहीं थी जितनी वो बाद में उनके डिसीजन देख सकते हैं। बांग्लादेश को एज ए कंट्री इंडियन आर्मी को ऑर्डर दिया, हमने बांग्लादेश को एज ए कंट्री बनवा दिया। इवन कितने सारे रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम्स लाई थी इंदिरा गांधी, लाइक गरीबी हटाओ एंड ऑल। तो स्टार्टिंग में ना वो इतनी बोल्ड लीडर नहीं थी, लेकिन तो स्टार्टिंग में उन्होंने थोड़ा टाइम लिया थोड़ा सेटल डाउन होने में एज ए प्राइम मिनिस्टर। इसका रीजन ये था कि जो सीनियर कांग्रेस लीडर्स थे ना, सीनियर कांग्रेस लीडर्स जिनकी हेल्प से वो 1967 में प्राइम मिनिस्टर बनी थी इंदिरा गांधी, वो एक्सपेक्ट करते थे इंदिरा गांधी से कि वो अभी इनएक्सपीरियंस है, दैट इज इंदिरा गांधी के पास कम एक्सपीरियंस है, शी इज इनएक्सपीरियंस्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स। सो वो सोचते थे कि इंदिरा गांधी उन पे डिपेंड करेगी, किन पे, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स पे, कुछ भी एडवाइस के लिए या फिर जो भी कांग्रेस के सीनियर लीडर्स कुछ बोलेंगे तो इंदिरा गांधी उन्हें मानेगी एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर। तो उनको ऐसा लगता था, तो इसलिए इंदिरा गांधी को शुरू में ना थोड़ा मतलब दब के रहना पड़ता था। ऐसे नहीं रहती थी कि वो जैसे वो बाद में हो गई थी बोल्ड प्राइम मिनिस्टर, लाइक उनके डिसीजन अलग ही रहते थे रेवोल्यूशनरी टाइप से। तो शुरू में ऐसे नहीं था, वो सीनियर कांग्रेस लीडर्स के अंडर थी थोड़ा, तो स्टार्टिंग में उन्हें टाइम लगा थोड़ा सेटल डाउन होने में। सेकंड था कि शुरू में ना हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन, जैसे पिछला क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा, इकोनॉमिक सिचुएशन बड़ी खराब थी 1967 के टाइम ना कंट्री की, तो इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब थी। तो और जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी तो वो इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी और ज़्यादा खराब हो गई, इकोनॉमिक सिचुएशन ना और ज़्यादा डिटोरिएट हो गई, डिटोरिएट मतलब खराब हो गई, ठीक है ना, और ज़्यादा क्या हो गया, डिटोरिएट हो गई। तो इसलिए भी इंदिरा गांधी ने थोड़ा टाइम लिया प्राइम मिनिस्टर मतलब सेटल डाउन होने में एज ए प्राइम मिनिस्टर इन 1967, ठीक है। तो इसके यही दो रीजन लिख सकते हैं आप। अब जो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट वाज स्ट्रेटजी ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म ड्यूरिंग 1967। अब जो ये नॉन कांग्रेसिज्म था, ये था कि 1967 के इलेक्शंस हुए थे, उसमें एक तरफ थी इंडियन नेशनल कांग्रेस और एक तरफ थी अपोजिशन पार्टीज। तो जो अपोजिशन पार्टीज थी ना, उन्होंने एक नई स्ट्रेटेजी बनाई कि नॉन कांग्रेसिज्म की स्ट्रेटेजी बनाई। उसमें ये कहते थे कि जो भी पार्टी एंटी कांग्रेस है वो सब एक साथ जुड़ जाए, लाइक अपोजिशन पार्टीज ने एक कोएलिशन बना लिया था, ठीक है। तो उस स्ट्रेटेजी को जयप्रकाश नारायण ने क्या नाम दिया था, नॉन कांग्रेसिज्म, ठीक है, ठीक है। अब जो द पार्टीज दैट वर एंटायरली डिफरेंट एंड डिस्परेट इन देयर प्रोग्राम्स एंड आइडियोलॉजी गॉट टुगेदर। जो भी अपोजिशन पार्टीज थी, चाहे उनकी आइडियोलॉजी एक दूसरे से डिफरेंट हो, वो एक साथ आ गए, बिकॉज उनको ना कांग्रेस के अगेंस्ट लड़ना था यूनाइट होके, वो कांग्रेस को हराना चाहते थे। टू फॉर्म एन, जब सारी अपोजिशन पार्टीज ने एक एंटी कांग्रेस फ्रंट बनाया, ठीक है, इन स्टेट्स में भी बनाया, सेंट्रल लेवल पे भी बनाने की ट्राई करी, तो इलेक्टोरल एडजस्टमेंट में आए, ठीक है, सीट्स को शेयर किया। और जो जयप्रकाश नारायण ने, जो राम मनोहर लोहिया थे, उन्होंने इस स्ट्रेटेजी को क्या नाम दिया था, नॉन कांग्रेसिज्म, ठीक है, नॉन कांग्रेसिज्म, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है हु गेव द नेम नॉन कांग्रेसिज्म एज अ स्ट्रेटेजी, तो आप लोग क्या लिखेंगे, राम मनोहर लोहिया, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा था अपने डिफेंस में कि कांग्रेस का जो रूल है ना, कांग्रेस रूल इज अनडेमोक्रेटिक एंड अपोज टू द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्डिनरी पुअर पीपल, कि जो कांग्रेस का रूल है वो गरीब लोगों के लिए अच्छा नहीं है, वो अनडेमोक्रेटिक है, कि उसमें ना ये कहते थे राम मनोहर लोहिया, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो भी नॉन कांग्रेस पार्टीज है उनके लिए नेसेसरी है कि एक साथ आए कंट्री में डेमोक्रेसी को रिक्लेम करने के लिए, ठीक है। तो राम मनोहर लोहिया ने इस स्ट्रेटेजी का नाम दिया था नॉन कांग्रेस स्ट्रेटेजी वाज अगेंस्ट कांग्रेस, इट वाज एन एंटी कांग्रेस फ्रंट बेसिकली ऑफ अपोजिशन पार्टीज, ठीक है, ठीक है। अब जो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ए कोएलिशन गवर्नमेंट। गाइस कोएलिशन गवर्नमेंट वही होता है कि कमिंग टुगेदर और जॉइनिंग ऑफ टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज टू फॉर्म गवर्नमेंट। मतलब जब भी दो या दो से ज्यादा पार्टीज, अगर टुगेदर आ जाए, एक साथ आ जाए, ज्वाइन कर ले, मतलब एक कोएलिशन बना ले कि अगेंस्ट किसी पार्टी, तो उसको क्या बोलते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं, जहां पर दो से ज्यादा पार्टीज मिलके गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। तो कोएलिशन गवर्नमेंट काफी बार इंडिया में भी बन चुकी है और बाकी वर्ल्ड की कंट्रीज में भी कोएलिशन गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है, ठीक है। अब जो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेस द रोल प्लेड बाय डिफेक्शंस ऑन इंडियन पॉलिटिक्स।
अब गाइस डिफेक्शन क्या होता है ना, डिफेक्शन का मतलब होता है कि जो एक कैंडिडेट अगर वो किसी पार्टी के सिंबल से इलेक्ट हुआ है, इलेक्ट तो वो हो गया लेकिन बाद में उस पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी को ज्वाइन कर ले, अनदर पार्टी को ज्वाइन कर ले, तो डिफेक्शन ये होता है कि किसी और के सिंबल पे आप इलेक्ट हुए हो लेकिन आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड यू आर ज्वाइनिंग अनदर पार्टी, ठीक है, तो ये होता है डिफेक्शन। अब डिफेक्शन का रोल क्या था, इससे क्या होता है ना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है एंड फॉल ऑफ गवर्नमेंट। क्या होता है कि जैसे किसी पार्टी के पास ज्यादा एमएलएज है, लेकिन पहले क्या होता था कि ये एमएलएज ना जैसे अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते थे, चाहे वो अच्छी पोस्ट के लिए जाते थे, चाहे इन्हें पैसा देती थी दूसरा पार्टी, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता था, जिस पार्टी के एमएलएज या एमपी चले जाते थे ना दूसरी पार्टी में, वो मेजोरिटी में आ जाती थी, और इस वजह से जो जिस पार्टी में पहले थे उनकी सरकार कई बार गिर जाती है, तो इसीलिए लिखा है फॉल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। लार्जर मिनिस्ट्रीज टू अपीज लीडर्स फॉर सपोर्ट। अब ये होता है कि कई बार डिफेक्शन को ना, जैसे जो लीडर्स होते हैं उनको ना बड़ी मिनिस्ट्री दी जाती है कि आप लोग को हम ये वाली मिनिस्ट्री देंगे, ये वाली मिनिस्ट्री देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कुछ भी दे सकते हैं, हेल्थ दे सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ दे सकते हैं, आईटी मिनिस्ट्री दे सकते हैं, कुछ भी जो भी मिनिस्ट्रीज इंडिया में अवेलेबल है। कई बार दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज अच्छी मिनिस्ट्रीज क्या करती है, प्रपोज करती है दूसरे लीडर्स को कि आप लोग हमारी पार्टी में आ जाइए एंड हम आपको ये वाले मिनिस्टर बना देंगे, तो ये भी एक फीचर है आपका डिफेक्शन का। लैक ऑफ सपोर्ट टू पार्टी आइडियोलॉजी फॉर पर्सनल बेनिफिट्स। अब ये होता है ना कि आप किसी पार्टी से पहले जुड़े हुए थे लेकिन आप उस पार्टी को क्यों छोड़ते हो, इसलिए छोड़ देते थे वो लीडर्स पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, या तो उनको अच्छे खासा अमाउंट दूसरी पार्टी देती थी लाइक है इन मॉनेटरी टर्म्स, या फिर उन्हें अच्छी खासी मिनिस्ट्री की पोस्ट ऑफर होती थी, तो वो अपनी आइडियोलॉजी छोड़ के, पार्टी की आइडियोलॉजी छोड़ के अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए भी कई बार दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते थे। और जब ऐसे बहुत बार होने लगा कि एक मिनिस्टर अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहा है, या दूसरी पार्टी का मिनिस्टर इस वाली पार्टी में वापस आ रहा, तो इसको बोलने लग गया उस टाइम एक मतलब कह सकते हो डायलॉग टाइप से, आया राम गया राम, कि हाँ भाई एक बंदा उधर जा रहा है फिर तू इधर आ जा रहा, तो ऐसे फ्लोर क्रॉसिंग होती रहती थी पॉलिटिकल लीडर्स की फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, ठीक है। कोई इस पार्टी से इस पार्टी में जा रहा, कोई इस पार्टी से इस पार्टी में जा रहा, कोई कमल की पार्टी से लाइक बीजेपी की पार्टी से इधर कांग्रेस की पार्टी में जा रहा, तो ऐसे होता रहता था। वो तो बाद में एंटी डिफेक्शन लॉ जो था बाद में उसको थोड़ा करेक्ट करा गया कि डिफेक्शन कम हो इंडिया में, इंडियन पॉलिटिक्स में, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में, ठीक है। अब जो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ डिफेक्शन इन इंडियन पॉलिटिक्स इज मैनी अ टाइम्स एक्सप्रेस्ड एज पॉलिसी ऑफ आयाराम गयाराम। अब वही मैंने अभी आपको बताया कि जो डिफेक्शन है होता है इंडियन पॉलिटिक्स में उसको कई बार बोलते हैं आयाराम गयाराम। अब डिफेक्शन मैंने वही बोला कि एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीव्स द पार्टी ऑन हुज सिंबल ही वाज इलेक्टेड एंड जॉइंस अनदर पार्टी। जिस पार्टी के चुनाव सिंबल से वो लड़ा था उस पार्टी को लीव करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, इसे बोलते हैं डिफेक्शन, ठीक है। अब जब बार बार ना ये जो लीडर्स थे, ये जो पॉलिटिशियंस थे, इधर उधर पार्टी में जाते रहते थे, तो लोग बोलने लग गए कि हाँ, लोगों ने एक डायलॉग बनाया कि आया राम गया राम, कि अब राम का आ गया इस पार्टी में आ गया, इस पार्टी में सपोज कांग्रेस में आ गया, अब गया राम, अगर कांग्रेस छोड़ दी उसने बीजेपी में चला गया तो उसे बोलते थे गया राम। तो ऐसा कुछ करके उन्होंने आया राम गया राम का एक्सप्रेशन उस टाइम बड़ा फेमस हो गया था, ठीक है। जनरली वो ये एक बंदा था उस टाइम, एक एमएलए थे गयालाल, इन्होंने ना हरियाणा के थे, इन्होंने अपनी पार्टी ना एक ही नाइट में 3 बार चेंज करी। इन्होंने क्या करा, कांग्रेस से पहले दूसरी पार्टी में गए, ठीक है, फिर उस पार्टी से वापस कांग्रेस में आए, फिर कांग्रेस से वापस दूसरी पार्टी में चले गए। तो जब वो कांग्रेस से वापस इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे ना, लाइक कांग्रेस से दोबारा इस पार्टी को, तो एक मिनिस्टर ने बोला कि अभी जो आया राम है, जो गया राम है, अब वो आया राम हो गया वापस, क्योंकि वो पहले कांग्रेस से गया था, राम यहाँ आ गए थे। अब जब वो वापस आ रहे थे कांग्रेस में, तो एक कांग्रेस के मिनिस्टर ने ऐसे कहा कि जो ये राम यहाँ गया है ना, अभी आया राम हो गया। तो इसीलिए आया राम गया राम का जो एक्सप्रेशन था बहुत ज्यादा फेमस हो गया था उस टाइम, ठीक है। ओके, अब आता है दूसरा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कांग्रेस सिंडिकेट एज द पार्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी। अब गाइस कांग्रेस सिंडिकेट क्या था? कांग्रेस सिंडिकेट एक्चुअली गाइस क्या होता था ना, जब लाल बहादुर शास्त्री, दैट इज लाल बहादुर शास्त्री, ये कब प्राइम मिनिस्टर बने थे? बहादुर शास्त्री ये बने थे प्राइम मिनिस्टर आपके आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू, बने थे 1964 में। तो
जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे ना, तो इनको भी इन सिंडिकेट ने सपोर्ट करता। सिंडिकेट क्या थे? ग्रुप ऑफ पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लीडर्स फ्रॉम विद इन द कांग्रेस। जो कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर्स थे, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे उस टाइम पार्टी का, उस ग्रुप को क्या बोलते थे? उनके ग्रुप को क्या बोलते थे? कांग्रेस सिंडिकेट। ये थे सारे, लाइक के कामराज थे, संजीवा रेड्डी थे, एस के पाटिल थे, अतुल्य घोष थे, एस निजालिंगप्पा थे। ये इनको बोलते थे सिंडिकेट्स। ये पांचों उस ग्रुप के मेंबर्स थे, द सिंडिकेट के, कांग्रेस सिंडिकेट के। अब जब लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने थे ना, तब भी सिंडिकेट जो कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स थे, इन्होंने सपोर्ट करा था लाल बहादुर शास्त्री को फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इवन जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी ना, आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू, आफ्टर द डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, तब भी जो सिंडिकेट थे, कांग्रेस सिंडिकेट के सीनियर लीडर्स थे, जो सिंडिकेट ने ही इंदिरा गांधी को भी सपोर्ट किया था फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इनकी बहुत बड़ी से होती थी कांग्रेस पार्टी में, जब भी कोई पार्टी लीडर बनता था या फिर प्राइम मिनिस्टर बनता था। तो सिंडिकेट वाज द नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लीडर्स फ्रॉम विद इन द कांग्रेस। ठीक है ना, जो सबसे इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे कांग्रेस के, उन्हीं को सिंडिकेट बोलते थे। अब जो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज मेंशन एनी 4 आउटकम्स ऑफ द 4th जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया इन 1967। जो 1967 के इलेक्शंस हुए थे, उनके आउटकम्स बताने, या फिर कह सकते हो कि जो व्हाई वर द जो जनरल इलेक्शंस थे 1967 के, उनको पॉलिटिकल अर्थक्वेक क्यों कहा जाता है? पॉलिटिकल अर्थक्वेक फॉर कांग्रेस। अब गाइस इसके बहुत सारे रीजन है। पॉलिटिकल अर्थक्वेक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ना कांग्रेस ना एक डोमिनेटेड पार्टी थी, लाइक इट यूज्ड टू डोमिनेट आवर इंडियन पॉलिटिक्स, बहुत ज्यादा मेजोरिटी में रहती थी। लेकिन ना 1967 इलेक्शंस में आपको पता है, उससे पहले इकोनॉमिक सिचुएशन बड़ी खराब थी कंट्री की, राइट? मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन बताया था, इकोनॉमिक सिचुएशन वाज वेरी बैड दैट टाइम, राइट? तो इस वजह से लोगों ने काफी प्रोटेस्ट भी करे थे उस टाइम कि चीजों के ना महंगाई बढ़ रही थी, इन्फ्लेशन वाज राइजिंग दैट टाइम। सो लोगों को गुस्सा था थोड़ा इन्फ्लेशन को देख के, महंगाई को देख के, अनएम्प्लॉयमेंट को देख के। तो इस वजह से ना लोगों ने कांग्रेस को कम वोट करा। इसलिए ना कांग्रेस कई बार बहुत सारे स्टेट्स में हार गई थी अपनी इलेक्शन। इवन आई गेस इन 9 स्टेट्स कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना पाई थी। तो जो 1967 के जनरल इलेक्शंस थे, उसके बाद जो स्टेट लेवल के इलेक्शंस हुए, वहां भी उन्हें जीत नहीं मिल पाई थी। और नेशनल लेवल पे वो जीत तो पाए थे, मतलब उनको मेजोरिटी तो मिली थी, बट एक अच्छी मेजोरिटी नहीं मिली थी। लाइक उनको ना गठबंधन रखना पड़ा था, किसके साथ? कुछ पार्टीज के साथ, ठीक है, बाकी पार्टीज के साथ। तो एक मतलब जो डोमिनेंस रहती थी ना कांग्रेस पार्टी की, वो नहीं हुई। लाइक जो शुरू के 1952, 57, 62 के इलेक्शंस में जो डोमिनेंस थी कांग्रेस की, उस लेवल की डोमिनेंस 1967 के इलेक्शंस में कांग्रेस नहीं कर पाई थी, बिकॉज ऑफ महंगाई एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे रीजंस थे, ठीक है, इकोनॉमिक रीजंस। उसके बाद था मैनी पॉलिटिकल स्टारवर्ड्स लॉस्ट इन देयर कंस्टिट्यूएंसीज। अब जो सिंडिकेट लीडर्स नहीं थे, जो मैं कह रहा था सबसे पावरफुल लीडर्स थे कांग्रेस के अंदर, उनमें से भी ना कई लीडर्स ना अपने स्टेट्स में जीत नहीं पाए थे इलेक्शंस। तो ये भी था, इसलिए भी इसको क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहते हैं। एक तो कांग्रेस को उतनी सीट्स नहीं मिली जितनी सीट्स वो एक टाइम लेते थे। दूसरा, उनके जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे, स्टारवर्ड्स बोलते हैं जिन्हें, या फिर कांग्रेस सिंडिकेट के जो लीडर्स थे, वो भी हार गए थे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शंस। ठीक है, वही कांग्रेस लॉस्ट असेंबली इलेक्शन इन 7 स्टेट्स। 7 इलेक्शन में वो अपने 7 स्टेट्स में इलेक्शन हार गए थे। और बाकी के जो 2 स्टेट्स थे ना, उनमें भी अपोजिशन पार्टीज ने कोएलिशन करके गवर्नमेंट बना ली थी। तो ओवरऑल 9 स्टेट्स में लगभग कांग्रेस अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाई थी। ठीक है, तो इसको पॉलिटिकल अर्थक्वेक बोला जाता है। और जो रीजनल पार्टीज थी, जो इन 9 स्टेट्स थे जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी, जहां बाकी पार्टीज की, अपोजिशन पार्टीज की गवर्नमेंट थी, वहां का ना जो जीत रहे थे वो जनरली कौन थी? रीजनल पार्टीज ही वहां जीत रही थी, राइट? रीजनल पार्टीज विद द हेल्प ऑफ अदर पार्टीज, कुछ कोएलिशन में जीत रहे थे, कुछ क्लियर मेजोरिटी के साथ जीत रहे थे, राइट? तो ये था आपका कि 4 आउटकम क्या थे 4 जनरल इलेक्शन के, कि एक तो नेशनल और स्टेट लेवल पे तो बहुत सारे स्टेट्स में वो अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाए। नेशनल लेवल पे भी एक मतलब बहुत ज्यादा एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे। बहुत सारे उनके टॉप लीडर्स हार गए थे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। असेंबली इलेक्शन वो हार गए थे 7 स्टेट्स में। पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहा जाता है इसे। और रीजनल पार्टीज का राइज हुआ था, जहां जिस स्टेट में भी कांग्रेस नहीं जीत पाई थी, तो वहां रीजनल पार्टीज की अच्छी खासी डोमिनेशन होने लग गई थी उस टाइम। ठीक है, सो गाइस जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट मेन ऑब्जेक्टिव डिड इंदिरा गांधी वांट टू अचीव बाय लॉन्चिंग अ सीरीज ऑफ इनिशिएटिव अंडर द 10 पॉइंट प्रोग्राम। अब इंदिरा गांधी ने ना गाइस एक 10 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया था 1967 में।
तो इंदिरा गांधी ने भी 10 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च क्यों किया था, इसके क्या क्या रीजंस थे, ठीक है। तो इसका एक रीजन था, सी वांटेड टू गिव द गवर्नमेंट पॉलिसी अ लेफ्ट ओरिएंटेशन। आप लोग अपनी बुक में पढ़ चुके हैं, आप लोगों की बुक में एक शॉर्ट सी डेफिनेशन लिखी है लेफ्ट पार्टी एंड राइट पार्टी की। लेफ्ट पार्टीज कौन सी होती है, जो डाउन ट्रोडन सेक्शंस, पुअर सेक्शंस की तरफ ज्यादा अपना फेवर रखती है, उनकी पॉलिसीज को इस तरीके से बनाती है कि पुअर सेक्शन या डाउन ट्रोडन सेक्शन को फायदा मिले। तो इंदिरा गांधी ने ये जो 10 पॉइंट प्रोग्राम था ये इसलिए भी लॉन्च किया था क्योंकि ये अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी को एक लेफ्ट ओरिएंटेशन देना चाहती थी, ठीक है ना। और जो ये था कि जब ये लेफ्ट ओरिएंटेशन देना चाहती थी तो ये अपने आप को क्या प्रूफ करना चाहती थी, एज प्रो पुअर, कि मैं तो गरीबों के लिए बहुत ज्यादा सोचती हूँ। तो इसलिए भी इन्होंने 10 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया था 1967 में। और जो सिंडिकेट थे ना, जो सिंडिकेट आपको पता ही है, जो टॉप मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे कांग्रेस के अंदर, वो इंदिरा गांधी उनको साइडलाइन करना चाहती थी। बिकॉज सिंडिकेट लीडर्स ये चाहते थे कि इंदिरा गांधी उनकी कठपुतली रहे, वो उनके ऑर्डर्स को माने। बट इंदिरा गांधी ऐसा नहीं करना चाहती थी। शी वांटेड टू साइडलाइन द सिंडिकेट, और वो अपना एक ओन सपोर्ट बेस क्रिएट करना चाहती थी। किनके साथ, जो उनके ट्रस्टेड ग्रुप, जो ट्रस्टेड एडवाइजर्स थे ना इंदिरा गांधी के, आउटसाइड फ्रॉम कांग्रेस, सिंडिकेट्स के अलावा, वो उनके साथ अपना एक सपोर्ट बेस बनाना चाहती थी। इस वजह से जब वो अपने ना एडवाइसर्स वगैरह आउटसाइड द पार्टी एडवाइसेस बाकी लोगों से लेती थी, लाइक सिंडिकेट से नहीं लेती थी, जो उनके जो ट्रस्टेड एडवाइसर्स थे इंदिरा गांधी के, जो उनको जिनको इंदिरा गांधी अपना ट्रस्टेड एडवाइसर्स मानती थी, सो वो उनसे ज्यादा सजेशंस लेती थी रेदर देन फ्रॉम टेकिंग सिंडिकेट, ठीक है। ये भी एक 10 पॉइंट प्रोग्राम था कि 10 पॉइंट प्रोग्राम को लॉन्च करने के पीछे एक रीजन था। और एक ये भी था कि कांग्रेस उतनी 1967 इलेक्शंस में इतना डोमिनेट नहीं कर पाई थी इलेक्शंस को, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में तो ये 1967 के इलेक्शंस के बाद तो पहले तो इनको मेजोरिटी तो मिली थी, लेकिन इतनी मतलब वो डोमिनेटिंग मेजोरिटी नहीं थी जो इनको पहले मिलती थी। उसके बाद ये इतने सारे स्टेट इलेक्शंस में भी हार गई थी कांग्रेस पार्टी। तो जो कांग्रेस को वहां लॉस हुआ था ना, उसको भी इंदिरा गांधी क्या करना चाहती थी, रीगेन करना चाहती थी कि हाँ, अगर मैं ऐसी 10 पॉइंट प्रोग्राम निकालूंगी तो शायद जो नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे उसमें हमें अच्छी खासी बहुत सारे वोट्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो 10 पॉइंट प्रोग्राम के पीछे इतने सारे रीजंस थे जो इंदिरा गांधी के थे लॉन्च करने के, ठीक है। एक और है, सी वांटेड टू इम्प्लीमेंट 10 पॉइंट प्रोग्राम विच इंक्लूड, अब क्या इंदिरा गांधी ना सोशल कंट्रोल बैंक्स को क्या करना चाहती थी, नेशनलाइजेशन करना चाहती थी बैंक्स का, जनरल इंश्योरेंस का, सीलिंग चाहती थी कि अर्बन प्रॉपर्टी में और अर्बन प्रॉपर्टी इनकम में, कि एक सीलिंग से ज्यादा कोई होल्ड नहीं कर सकता अर्बन प्रॉपर्टी या रूरल प्रॉपर्टी। फूड ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन चाहती थी वो गरीबों में, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स करना चाहती थी इंदिरा गांधी, ठीक है। और प्रिवी पर्स को भी एबोलिश किया उन्होंने, लेटर किया था बट, ठीक है। और गरीबों को क्या देना चाहती थी, रूरल पुअर को होम्स देना चाहती थी, घर देना चाहती थी। तो ये 10 पॉइंट प्रोग्राम में ये सब इंक्लूडेड थे, इंदिरा गांधी ये सारी चीजें इंक्लूडेड थी। तो इंदिरा गांधी ने इतने सारे रीजंस की वजह से 10 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया था, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रियल चैलेंज टू इंदिरा गांधी केम नॉट फ्रॉम द अपोजिशन बट फ्रॉम विद इन हर ओन पार्टी। जो इंदिरा गांधी को चैलेंज था ना, वो अपोजिशन पार्टी तो दे नहीं पाती थी, पर उनको जो रियल चैलेंज आया वो उनकी अपनी ही पार्टी से आया उनके लिए। क्यों, इसका एक रीजन था। जो उनकी एक्चुअली ना, जो कांग्रेस के अंदर जो सिंडिकेट लीडर्स नहीं थे, वो ना अब इंदिरा गांधी को देख के खटकने से लग गए थे। क्योंकि 1969 तक जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो गए थे, आपको पता है, अभी उस पर भी क्वेश्चन है, तो जब इंदिरा गांधी के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वीवी गिरी, वो जीत गए थे क्योंकि उनको इंदिरा गांधी सपोर्ट कर रही थी। तो कांग्रेस और सिंडिकेट, इंदिरा गांधी और सिंडिकेट्स के बीच, सिंडिकेट कौन थे, टॉप इन्फ्लुएंशियल लीडर्स ऑफ कांग्रेस, उनके बीच इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच बनना खराब हो गई थी, लाइक बन नहीं रही थी। तो इंदिरा गांधी को अब डील भी करना था सिंडिकेट से। तो इसलिए ना किस तरीके से सिंडिकेट को वो मतलब सिंडिकेट्स का डील करना चाहती थी इंदिरा गांधी। तो इसलिए भी ये क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी को सबसे ज्यादा अपोजिशन कहां से है, अपनी ओन पार्टी से आया, क्योंकि सिंडिकेट ना एक टाइम बाद इंदिरा गांधी के अगेंस्ट हो गए थे, राइट। क्योंकि 1969 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद इवन सिंडिकेट्स की वजह से इंदिरा गांधी को उन्होंने कांग्रेस पार्टी से एक्सपेल भी कर दिया था, निकाल दिया था। तो इसलिए ना बनना खराब हो गई थी। तो असली चैलेंज इंदिरा गांधी को किससे था, सिंडिकेट से था, ठीक है। अब जो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज describe the circumstances under which the presidential election of 1969 was held. How did the outcome of this election affect the Congress party? अब जो presidential election हुए थे 1969 के,
किन सर्कमस्टेंसेस के अंदर हुए थे, ठीक है, और कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से इलेक्ट करा। तो ये इंदिरा गांधी है, ये कौन है, वीवी गिरी, ये है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अब मैं बताता हूँ एक्चुअली ना जो हमारे उस टाइम क्या हुआ था सर्कमस्टेंसेस की, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969 की हुई, जो हमारे उस टाइम प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे उनकी डेथ हो गई थी। कौन थे, जाकिर हुसैन की डेथ हो गई थी। तो अब नया प्रेसिडेंट बनना था, और उस टाइम ना राइवलरी थी जो इंदिरा गांधी वर्सेस सिंडिकेट, ये भी ना ओपन में आ गई थी। सबको पता चल चुका था कि ये जो सिंडिकेट है, जो सबसे टॉप इन्फ्लुएंशियल लीडर्स है कांग्रेस के अंदर, ये इंदिरा गांधी को लाइक नहीं करते, ठीक है, लाइक ये इंदिरा गांधी को पसंद नहीं करते एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो ये ट्राई करेंगे कि इंदिरा गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर हट जाए, ठीक है। तो ये दो रीजन थे। और एक ये जो वीवी गिरी है ना, अभी इनके बारे में याद रखना, इनकी कहानी है, ठीक है। अब सिंडिकेट एक बार क्या हुआ 1969 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, कि सिंडिकेट्स का जो नॉमिनी थे, जो एन संजीवा रेड्डी, इन्होंने इनको एज ए नॉमिनी, मतलब कांग्रेस का नॉमिनी इलेक्ट करा, कि जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट नॉमिनी है वो कौन है, एन संजीवा रेड्डी, एज द कैंडिडेट ऑफ कांग्रेस फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है। कि कांग्रेस के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है इंडिया के, उसके लिए कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा, एन संजीवा रेड्डी। इनको किसने नॉमिनेट करा था, सिंडिकेट ने नॉमिनेट करा था। लेकिन इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट के लीडर को, क्योंकि जो एन संजीवा रेड्डी थी ना, ये उस टाइम की लोकसभा स्पीकर थी, और इंदिरा गांधी की क्या थी, अपोनेंट थी एक काफी बड़ी। लेकिन इंदिरा गांधी तो प्राइम मिनिस्टर थी 1969 के टाइम, इन्होंने किसे सपोर्ट करा, वीवी गिरी को। ये क्या थे, वीवी गिरी के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, पहले ये वाइस प्रेसिडेंट थे। इंदिरा गांधी ने इन्हें कहा कि आप ना रिजाइन करिए, एंड एज ए प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए आप नॉमिनी बनिए, और एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो वीवी गिरी एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए, उनको सपोर्ट किसने किया, इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया, ठीक है। अब जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, एस निजालिंगप्पा, इन्होंने ना अपने सारे कांग्रेस एमपीज एमएलएस को बोला कि आप लोग किसे वोट करेंगे, एन संजीवा रेड्डी को, ठीक है, रेड्डी को वोट करेंगे। और इंदिरा गांधी के जो सपोर्टर्स थे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की। लेकिन ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग नहीं हो पाई, क्योंकि जो सिंडिकेट थे उन्होंने इस मीटिंग को नहीं होने दिया, ठीक है। फिर जब इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, इन्होंने बोला सारे कांग्रेस मेंबर्स को कि आप लोग ना कॉन्शियस वोट करिए, कॉन्साइंस वोटिंग करिए। कॉन्साइंस वोटिंग होती है कि आप लोग अपनी मर्जी से वोट करिए, ऐसे मत सोचिए कि ये कांग्रेस का कैंडिडेट है या वीवी गिरी है, उसको इंदिरा गांधी सपोर्ट कर रही है, नहीं। तो अब ऐसी बात हो गई थी। तो उसके बाद जब कॉन्साइंस वोटिंग हुई ना, वोटिंग के बाद जब कांग्रेस के मेंबर्स ने वोटिंग करी, तो कौन जीत गए, तब जीत गए थे वीवी गिरी। एन संजीवा रेड्डी थी जो, वो हार गई थी, और वीवी गिरी जीत गए थे। तो इससे भी ये कुछ आपके आउटकम थे 1967 इलेक्शन के, 1969 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के, और कुछ सर्कमस्टांसेस थे कैसे ये इलेक्शंस हुए थे, ठीक है ना। अब जो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट लेड टू द स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन 1969। अब गाइस 1969 में सबको ही पता था कि इंदिरा गांधी वर्सेस सिंडिकेट चल रहा है कांग्रेस के अंदर, ठीक है ना। तो अब स्प्लिट क्यों हो गई थी, क्या ऐसे इवेंट्स थे, तो वही है। पहला इवेंट क्या था, इंदिरा गांधी वर्सेस सिंडिकेट। इंदिरा गांधी अपनी पोजीशन असर्ट करना चाहती थी गवर्नमेंट में, तो और सिंडिकेट चाहते थे कि इंदिरा गांधी ना हमेशा उनके अंडर रहे, उनसे हमेशा एडवाइस ले, उनके ऑर्डर्स माने। बट इंदिरा गांधी ने अपने एडवाइजर्स कहाँ से लिए, आउटसाइड द पार्टी लिए, और धीरे धीरे सिंडिकेट को साइडलाइन कर दिया। सिंडिकेट की सुनी ही नहीं, सिंडिकेट से कोई एडवाइस ही नहीं ली, कभी उनके ऑर्डर्स नहीं माने। इस वजह से थोड़ा लड़ाई हो गई थी, सिंडिकेट वर्सेस इंदिरा गांधी उनकी बनना बंद हो गई थी। फिर जो उनकी लेफ्ट विंग प्रोग्राम था, डेट इज 10 पॉइंट प्रोग्राम नहीं था जो गरीबों के लिए आया था, इंदिरा गांधी लेफ्ट ओरिएंटेशन देना चाहती थी वो अपनी इमेज को। तो उन्होंने जो गरीबों के लिए 10 पॉइंट प्रोग्राम निकाला था, सिंडिकेट को वो भी पसंद नहीं आया था, ठीक है। तो ये भी एक रीजन था स्प्लिट का इन 1969 इन कांग्रेस पार्टी। अब सेकंड था जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स थी, जो इंदिरा गांधी ने करा, और एबोलिशन ऑफ प्रिवी पर्स वो भी इंदिरा गांधी ने करना चाहती थी, ठीक है ना। एंड इस वजह से क्या हुआ, जो मोरारजी देसाई थे ना कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस के पार्ट थे पहले मोरारजी देसाई, तो मोरारजी देसाई इन चीजों के अगेंस्ट थे कि वो चाहते थे कि बैंकों का नेशनलाइजेशन ना हो और प्रिवी पर्स का एबोलिशन ना हो। वो मानते थे कि अगर आप प्रिवी पर्स का एबोलिशन कर देंगे तो ये एक धोखा है प्रिंसेस के साथ। अब प्रिवी पर्स क्या होता है, प्रिवी पर्स आपको याद होगा जब हम सरदार पटेल देश के प्रिंसली स्टेट्स को मना रहे थे इंडिया में जोड़ने के लिए उनको, तो उनको हम कुछ फेवर्स देते थे कि आपकी हम पूरी
जो फैमिली होगी उन्हें सैलरी देंगे, पेंशन देंगे, आप लोगों को इतना लैंड मिलेगा सरकार तरफ से या फिर गवर्नमेंट फैसिलिटीज मिलेंगी। तो ये प्रीवी पर्स के कुछ प्रीवी पर्स में कुछ चीजें, ये सब चीजें इंक्लूडेड थी। तो इंदिरा गांधी प्रीवी पर्स हटाना चाहती थी कि किसी को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए, बट मोरारजी देसाई इस चीज के अगेंस्ट थे। इस वजह से मोरारजी देसाई ने कांग्रेस छोड़ दी थी, ठीक है ना। और जो मेन रीजन था जो मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे 1969 के, इंदिरा गांधी ने किसे सपोर्ट किया था? वीवी गिरी को। और क्योंकि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, मतलब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, लेकिन उनको सपोर्ट इंदिरा गांधी का था। लेकिन संजीवा रेड्डी थी जो ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट थी, उसको किसने सपोर्ट किया था? सिंडिकेट ने सपोर्ट किया था, ठीक है ना। और जब ऑफिशियल कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट हार गया था ना 1969 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो उसके बाद ये स्प्लिट पक्की हो गई थी, सबको दिख गई थी कि अब तो कांग्रेस टूट गई है दो भागों में, ठीक है ना। उसके बाद जब कांग्रेस दो भागों में टूट गई थी, आधी सिंडिकेट की साइड, आधी इंदिरा गांधी की साइड, तो जो कांग्रेस ग्रुप था, जो सिंडिकेट लीड कर रहे थे, सिंडिकेट मतलब ये जो टॉप 5 लीडर, बड़े बड़े लीडर्स थे, इन्फ्लुएंशियल लीडर, उनको कहा गया कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन किसे कहा गया? जिसको लीड कर रहे थे सिंडिकेट। और जिसको इंदिरा गांधी लीड कर रही थी, जिस कांग्रेस के ग्रुप को, उसको क्या कहा गया? कांग्रेस रेस्क्यूनिस्ट्स, ठीक है, कांग्रेस रेस्क्यूनिस्ट्स। लेकिन क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने इस चीज को पता कैसे पोर्ट्रे किया कि ना ये एक आइडियोलॉजिकल डिवाइड है बिटवीन सोशलिस्ट एंड कंजर्वेटिव्स, बिटवीन कि मैं तो हूं प्रो पुअर, इंदिरा गांधी बोलती थी मैं तो हूं प्रो पुअर, और जो सिंडिकेट है ये है प्रो रिच, इसलिए हमारी बनती नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो दो पार्टी, कांग्रेस के दो पार्ट हो गए थे उस टाइम, दैट इज कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज लेड बाय सिंडिकेट एंड कांग्रेस रेक्वेशनिस्ट दैट वाज लेड बाय इंदिरा गांधी, ठीक है। तो ये सारे रीजंस थे जिस वजह से कांग्रेस में स्प्लिट हो गया था। अब जो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज सजेस्ट एनी 3 स्टेप्स दैट कुड हैव हेल्प्ड द कांग्रेस पार्टी टू अवॉइड अ स्प्लिट। अवॉइड मतलब किस तरीके से जो स्प्लिट हुआ था ना कांग्रेस में 1969 को, वो रोका जा सकता था। तो कुछ रीजंस दे रखे हैं, देखते हैं कि एक तो कोऑपरेशन होता, अगर इंदिरा सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच क्या होता? कोऑपरेशन होता, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग विद ट्रस्ट ऑफ सिंडिकेट ग्रुप्स। तो इस वजह से, या फिर इंदिरा गांधी साइडलाइन नहीं करती सिंडिकेट को, उनकी थोड़ी बहुत तो सुन लेती, इंदिरा गांधी ने उनको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था, तो शायद स्प्लिट कांग्रेस में नहीं होता, ठीक है ना। और कुछ जो बड़े मेजर्स लिए थे लाइक इंदिरा गांधी ने, लाइक की एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स, स्पेशल प्रिविलेजेस, या फिर लैंड रिफॉर्म्स वगैरह, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, अगर ये सब भी शायद इंदिरा गांधी मतलब थोड़ा बातचीत के साथ लेती, मतलब उनसे बातचीत करके लेती, अपनी मर्जी से नहीं लेती, या थोड़ा कोई डिसीजन थोड़ा बाद में लेती या नहीं लेती, तो शायद तब भी हम क्या कर सकते थे? स्प्लिट नहीं होता शायद कांग्रेस पार्टी में, ठीक है। तो क्योंकि जैसी प्रीवी पर्स का एबोलिशन इंदिरा गांधी ने अनाउंस किया था, तो आपको पता है मोरारजी देसाई ने क्या कर दिया था? रिजाइन कर दिया था कांग्रेस पार्टी से, राइट। तो ये भी थे कुछ रीजंस, आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से हम जो 1969 का स्प्लिट था इन कांग्रेस पार्टी, उसको हम किस तरीके से रोक सकते थे, ठीक है। सो गाइस, जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्रीवी पर्सेस। गाइस प्रीवी पर्सेस आपको पता ही है, मतलब जब हम इंडिपेंडेंट हो रहे थे ना, मतलब इंडिपेंडेंट 1947 के टाइम जब इंडिपेंडेंट हुए थे, ब्रिटिशर्स थे, तो हम सरदार पटेल ने सारे प्रिंसली स्टेट्स को, जो उनके रूलर्स थे, उनको प्रीवी पर्स दिए थे। प्रीवी पर्स क्या था? एक गवर्नमेंट अलाउंस था जो उनको दिया जाता था, और उनकी आने वाली जनरेशन, पूरी जनरेशन को दिया जाता था कि आपकी जो आने वाली जनरेशन होगी उसको भी ये गवर्नमेंट अलाउंस मिलेगा, या और जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज है वो मिलेगी, ठीक है। तो उस टाइम तो ये देना बहुत जरूरी था, क्योंकि उस टाइम हम आजाद हुए थे, और एक्चुअली उस टाइम ये था ना कि हमें कंट्री को यूनाइट रखना था। तो प्रिंसली स्टेट्स को जब हम प्रीवी पर्स देते थे ना, तो वो इंडिया में मर्ज होने को रेडी हो गए थे, तो इसलिए हमने 1947 के टाइम उन्हें प्रिंसली प्रीवी पर्स दिया था। लेकिन ना 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जो 26, ठीक है ना, 26, इसके थ्रू ना गवर्नमेंट ने, इंदिरा गांधी ने एबॉलिश कर दिए थे प्रीवी पर्स। इंदिरा गांधी ने बोला था कि अगर पूरी कंट्री में मैक्सिमम लोग हैं पोवर्टी में जी रहे, तो किसी भी रॉयल को, किसी भी प्रिंस को गवर्नमेंट अलाउंस मिलना ऐसे फ्री में, ये जस्टिफाई नहीं होता, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया था। तो अगर आपको लिखना हो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रीवी पर्स, यू विल राइट प्रीवी पर्स वाज द फॉर्म ऑफ ग्रांट इन हेरिडिटी
और गवर्नमेंट अलाउंस गिवन टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स एंड देयर फैमिलीज। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स एंड उनकी फैमिलीज को ये प्रीवी पास दिए जाते थे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द रीजन फॉर प्रीपोनिंग द 5th जनरल इलेक्शंस इन इंडिया फ्रॉम 1972 टू 1971। आपको पता है गाइज, इलेक्शन हुए थे 1967 में, ठीक है, तो अब कब होने थे 5 साल बाद, अब कब होने थे 1972 में होने थे, लेकिन 1971 में ही हो गए। इंदिरा गांधी ने 1972 की जगह बोल दिया कि हम लोग पार्लियामेंट डिसॉल्व कर रहे हैं और इलेक्शन 1971 में ही करवा रहे हैं। इंदिरा गांधी ने ऐसे इसलिए किया था बिकॉज ना जो स्प्लिट था कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस में स्प्लिट हो गया था 1969 में, जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कांग्रेस का कैंडिडेट हार गया था, दैट इज एन संजीवा रेड्डी हार गई थी। तो उसके बाद ना कांग्रेस सिंडिकेट ने क्या किया था, इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया था, इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया था। तो उसके बाद ना कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट, वो माइनॉरिटी में आ गई थी। माइनॉरिटी में ऐसे आ गई थी कि थोड़ी बहुत अपोजिशन पार्टीज का सपोर्ट मिल गया था, इस वजह से बिल्कुल माइनॉरिटी गवर्नमेंट चल रही थी। तो एक ये था रीजन कि इलेक्शन जल्दी करवाने का। दूसरा इलेक्शन ये था कि इंदिरा गांधी ना अपनी डिपेंडेंस बाकी पॉलिटिकल पार्टीज पे एंड करना चाहती थी, खत्म करना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं या तो क्लियर मेजोरिटी के साथ सरकार में रहूं, ऐसे मेरे को किसी और पार्टी का सपोर्ट ना लेना पड़े। तो दूसरा रीजन ये था। और उसकी जो इंदिरा गांधी की पोजीशन थी, इंदिरा गांधी की पार्टी की पोजीशन थी पार्लियामेंट में, वो भी काफी वीक थी, क्योंकि उनके पास सपोर्ट नहीं था, क्योंकि आधा से ज्यादा सपोर्ट तो कांग्रेस सिंडिकेट ले गए थे, और जो उनके पास सपोर्ट था वो अपोजिशन पार्टीज का था थोड़ा बहुत। तो इस वजह से वो अपने पार्लियामेंट में भी अपनी पोजीशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहती थी, इसलिए भी उन्होंने जनरल इलेक्शंस पोस्टपोन करवाए थे 1 साल पहले। ठीक है, जो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज एनी 4 फैक्टर्स दैट लेड टू द कांग्रेस पार्टी टू स्पेक्टुलर विन इन 1971 इलेक्शंस। अब 1917 इलेक्शंस में ना आपको पता है इंदिरा गांधी जीत गई थी। कैसे जीती थी पता? एक तो ना इंदिरा गांधी की इमेज, क्योंकि वो वुमेन थी और एक बोल्ड लेडी, थोड़ा लोग उन्हें अच्छा मतलब फेवर करने लगे थे कि इंदिरा गांधी इज प्रो पुअर, गरीबों के बारे में बहुत सोचती है। तो इंदिरा गांधी की इमेज बहुत अच्छी हो गई थी, इस वजह से एक रीजन था कि वो कांग्रेस पार्टी जीती। कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी वाली जीती, क्योंकि कांग्रेस में स्प्लिट हो गया था ना, एक तो थी सिंडिकेट वाली, दैट इज कांग्रेस ओ, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी थी कांग्रेस इंदिरा गांधी वाली, कांग्रेस रिक्वेशनिस्ट, बताया था ना। तो कांग्रेस रिक्वेशनिस्ट जीत गई थी, ये लोग तो बहुत बुरी तरीके से हार गए थे। सिंडिकेट वाले कांग्रेस थे, जो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन थी, इसको लीड कौन कर रहा था? सिंडिकेट, ठीक है ना, ये हार गए थे। दूसरा ये था कि जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स किया था ना इंदिरा गांधी ने, बैंक्स को नेशनलाइज किया था, वो बहुत पसंद आया था लोगों को, ठीक है। और जो प्रीवी पास नहीं थे, जो प्रिंसली स्टेट्स को, रूलर्स को मिलता था, जब उनका एबोलिशन करा इंदिरा गांधी ने, वो भी काफी पसंद आया था लोगों को, काफी अच्छा लगा। और फिर इंदिरा गांधी ने एक स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ। जो अपोजिशन पार्टीज थी या फिर जो सिंडिकेट थी ना, उनके पास थी इंदिरा हटाओ स्लोगन, कि इंदिरा गांधी को हटाओ। इंदिरा गांधी ने क्या स्लोगन दिया? गरीबी हटाओ। तो लोगों को लगा कि हाँ, ये सच में प्रो पुअर है इंदिरा गांधी एज ए लीडर, तो लोगों ने वोट किया था इंदिरा गांधी को बहुत ज्यादा। फिर अर्ली इलेक्शंस हुए थे, आपको पता ही है 1972 से 1971 में इलेक्शंस हो गए थे, 1 साल पहले ही करवा दिए थे इंदिरा गांधी ने। तो लोगों को सिंपैथी भी थी इंदिरा गांधी के उसमें, कि इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ, इनजस्टिस हुआ है, उसको पूरा प्राइम मिनिस्टर रहने ही नहीं दिया, 1 साल पहले ही इलेक्शन करवाने पड़े उसे, क्योंकि उसको पार्टी से निकाल दिया सिंडिकेट्स ने, कांग्रेस सिंडिकेट्स ने। तो लोगों को ये भी थोड़ा खराब लगा था, इसलिए भी लोगों ने खूब इंदिरा गांधी को वोट किया, ठीक है। उसके बाद ये था कि जब जो ना ऑफिशियल कैंडिडेट था ना, उसका क्या बोलते हैं, कांग्रेस का प्रेसिडेंट के लिए, वो हार गया था। और किसका कैंडिडेट जीत गया था? वीवी गिरी थे, जो जिसको कौन सपोर्ट कर रही थी? वीवी गिरी थे तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, लेकिन सपोर्ट कौन कर रही थी? इंदिरा गांधी ने सपोर्ट कर रही थी। तो जब ये भी जीत गई थी, तो इस वजह से भी एक 1971 इलेक्शंस में उन्हें क्या मिला? काफी मतलब स्पेक्टेकुलर विन मिली थी। तो इतने सारे रीजंस में आप कोई भी रीजंस लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 थिंग्स विच द न्यू कांग्रेस हैड बट इट्स बिग अपोनेंट्स लैक्ड इन 1971। अब 1971 में आपको पता है न्यू कांग्रेस किसे बोलते थे? कांग्रेस रिक्वेशनिस्ट को। इसकी लीडर कौन थी? इंदिरा गांधी, राइट, इंदिरा गांधी। और जो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन थी, सीओ करके लिख रहा हूं, इसको कौन लीड कर रहे थे? सिंडिकेट, ठीक है ना। तो जो ये न्यू कांग्रेस थी ना, इंदिरा गांधी इसको लीड कर रही थी। ये ऐसी क्या चीज थी कि ये जीत गए थे और इनके अपोनेंट्स के पास नहीं थी। कांग्रेस के पास एजेंडा था कि नहीं इंदिरा गांधी के पास? गरीबी हटाओ करके।
गरीबी हटाओ, जो डायलॉग था, ठीक है, पॉजिटिव स्लोगन था, यहाँ पे लिखा है। पर अपोजिशन इनके पास क्या था, इंदिरा हटाओ, ठीक है। इशू भी था, इशू ये था कि इंदिरा गांधी प्रिवी पर्स एबॉलिश करना चाहती थी, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स किया था, तो इशू भी उनके पास बहुत सारे थे, ठीक है। तो इस वजह से इंदिरा गांधी जीत गई थी 1971 के इलेक्शंस और उनके अपोजिशन लीडर्स हार गए थे, ठीक है ना। तो 1971 के 5वां लोकसभा इलेक्शंस। अब जो गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज examine any 4 factors that you think led to the popularity of Indira Gandhi government in early 1970s। अब इंदिरा गांधी ना 1970s में इतनी फेमस क्यों थी, इसके बहुत सारे रीजन थे। जो ना सिंडिकेट थे वो उसके अगेंस्ट थे, स्टिल इंदिरा गांधी वाज एबल टू ओवरकम दूस चैलेंज। सिंडिकेट्स की जो नॉमिनी थी एन संजीवा रेड्डी 1969 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, उसको इंदिरा गांधी के नॉमिनी ने हरा दिया था। इंदिरा गांधी जिन्हें सपोर्ट करी थी वीवी गिरी, उन्होंने हरा दिया था। फिर 1971 में जब इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया था, तब भी इंदिरा गांधी की पार्टी थी कांग्रेस रिक्वेशनिस्ट, वो जीत गई थी 1977 इलेक्शंस में। तो ये इसलिए भी इंदिरा गांधी बहुत पॉपुलर थी। इंदिरा गांधी ने क्या किया था, बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप्स लिए थे, प्रोग्राम्स लाइक नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स किया था, सीलिंग ऑफ लैंड, मतलब कि जो ये बहुत सारे लैंड होल्डर्स थे बहुत ज्यादा लैंड अपने पास रखते थे, तो एक लिमिट लगा दी थी कि इससे ज्यादा आप लोग लैंड होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। और बाकी सोशलिस्ट मेजर्स भी लिए थे, गरीबों के लिए जो मेजर्स लिए थे, उस वजह से इंदिरा गांधी क्या थी, मोस्ट पॉपुलर थी 1970s में, ठीक है ना। और उनके जो स्लोगन्स थे लाइक गरीबी हटाओ, ये भी बड़े फेमस हुए, लोगों को बड़ा पसंद आया, ठीक है, इसलिए भी फेमस हुई। फिर उसके बाद जो पावर स्ट्रगल था बिटवीन सिंडिकेट वर्सेस इंदिरा गांधी, उसको भी वो एक आइडियोलॉजिकल वॉर में ले गई थी कि सिंडिकेट तो बोलते हैं इंदिरा हटाओ और इंदिरा गांधी बोलती थी गरीबी हटाओ, तो लोगों ने सोचा कितना पॉजिटिव स्लोगन है इंदिरा गांधी का, तो ये भी उनकी पॉपुलैरिटी का एक रीजन था। फिर क्या था कि जो डिसएडवांटेज ग्रुप थे, जो पुअर पीपल थे, ट्राइबल लोग थे, वो ना इंदिरा गांधी को बहुत सपोर्ट करने लगे थे। तो इंदिरा गांधी ने अपने एक सपोर्ट बेस बना लिया था पुअर पीपल की नजर में, गरीब लोगों की नजर में, इसलिए भी वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, ठीक है। और फिर जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ 1971 में, जब हमने बांग्लादेश को सपोर्ट किया और उनको एज ए कंट्री बनने में हेल्प करा, तो वो भी लोगों को क्या लगा कि इंदिरा गांधी तो क्या नेशनलिस्ट लीडर है, इतनी एक तो लेडी है, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, एंड स्टिल वॉर भी जीत गई इंडिया के लिए अगेंस्ट पाकिस्तान। तो लोग उनको ना मतलब बड़ी रिस्पेक्ट करने लग गए। इवन जो अपोजिशन लीडर्स थे वो भी इंदिरा गांधी की एज ए लीडर बड़ी रिस्पेक्ट करने लग गए कि हाँ यार नेशनलिस्ट लीडर तो है इंदिरा गांधी, ठीक है, इसलिए भी पॉपुलर हो गई। और जब इंदिरा गांधी ने 1971 में जनरल इलेक्शंस जीती थी, उसके बाद वो ना स्टेट इलेक्शंस भी जीत गई थी, असेंबली इलेक्शंस थे जो काफी स्टेट्स में, सर मतलब डोमिनेशन हो गई थी मैक्सिमम स्टेट्स में कांग्रेस की। किसकी वजह से, इंदिरा गांधी की वजह से, लोग कांग्रेस को वोट करने लगे थे इंदिरा गांधी की वजह से, इवन इन स्टेट्स। तो ये सारे रीजंस थे इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी के इन 1970s, ठीक है। अब जो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 4 स्टेप्स टेकन बाय इंदिरा गांधी टू इंप्लीमेंट द गरीबी हटाओ प्रोग्राम। अब गांधी, आपको पता ही है, उन्होंने अपनी गरीबी हटाओ प्रोग्राम लॉन्च किया था, अपनी पॉलिसी को एक लेफ्ट ओरिएंटेशन दिया था इंदिरा गांधी ने, ठीक है ना। तो रिमूव पॉवर्टी से इंग्लिश में बोल देंगे, ठीक है। तो वो ये इसमें इन्होंने क्या किया था ना, स्टेप्स क्या क्या लिए थे, इन्होंने पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ पे ध्यान दिया, पब्लिक सेक्टर की जो एक सीलिंग लगाई थी, सीलिंग किस पे लगाई थी, रूरल लैंड होल्डिंग्स पे और अर्बन प्रॉपर्टी पे, कि इससे ज्यादा प्रॉपर्टी कोई अर्बन एरिया में एक्वायर नहीं कर सकता, और जो प्रॉपर्टी एक्वायर करता भी था उसको गरीबों में बांट देती थी किसी भी तरीके से। तो ऐसे कुछ मेजर्स इंदिरा गांधी लेना चाहती थी, और उन्होंने इनकम जो अपॉर्चुनिटी थी वो भी सबको देना चाहती थी, इक्वल अपॉर्चुनिटी गरीबों को भी अमीरों को देना चाहती थी इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ प्रोग्राम के अंदर। और एबोलिशन ऑफ प्रिंसली प्रिविलेजेस, जो प्रिंसली प्रिविलेजेस थे लाइक प्रिवी पर्स थे, जो उनको एक गवर्नमेंट की तरफ से अलाउंस मिलता था, उसको भी एबोलिश करना चाहती थी इंदिरा गांधी, ठीक है, एबोलिश किया था। शी अडॉप्टेड द 10 पॉइंट प्रोग्राम। अब जो 10 पॉइंट प्रोग्राम था उसके अंदर क्या था, सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक्स, नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो 10 पॉइंट प्रोग्राम के थ्रू भी वो बैंक्स का कंट्रोल लेना चाहती थी, मतलब नेशनलाइजेशन करना चाहती थी, इंश्योरेंस का जनरल नेशनलाइजेशन किया था। फिर जो फूड ग्रेन्स थे वो गरीबों में बांटना चाहती थी कि हाँ जो जिनकी इनकम एक लेवल से कम है उनको हम क्या बांटेंगे, फूड ग्रेन्स बांटेंगे। लैंड रिफॉर्म्स लाना चाहती थी, लैंड रिफॉर्म्स मतलब वही कि जो लैंड होल्डर्स बहुत सारी लैंड अपने पास
कैप्चर करके रखते थे, उनमें से वो छीन के, उस लैंड को छीन के गरीबों में बांटना चाहती थी इंदिरा गांधी, ठीक है। और जो गरीब लोग थे उनको क्या देना चाहती थी, हाउस देना चाहती थी रहने के लिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक 20 पॉइंट प्रोग्राम भी निकाला था, उसमें क्या थे, लैंड रिफॉर्म्स थे, रिव्यू ऑफ एग्रीकल्चर वेजेस की, एग्रीकल्चर में लोग कितना पैसा कमा रहे, कितना उन्हें वेज मिलता है, ठीक है। वर्कर्स का पार्टिसिपेशन देखना चाहते थे मैनेजमेंट में, और इराडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, जो बॉन्डेड लेबर था उसका उनको उस इशू को भी, उस प्रॉब्लम को भी खत्म करना चाहती थी इंदिरा गांधी। तो गरीबी हटाओ प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे चीजें थी, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हैं आपकी। लैंड रिफॉर्म्स लाना चाहती थी वो, 10 पॉइंट प्रोग्राम दिया था उन्होंने। उसके बाद वो हाउस घर देना चाहती थी गरीब लोगों को, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स करना चाहती थी, एबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्सेस किया था। तो गरीबी हटाओ के प्रोग्राम के अंदर इंदिरा गांधी ने बहुत कुछ किया था हमारे देश के लिए, और फ्री राशन दिया था गरीबों को। तो ये सारी पॉइंट्स आप अपने उसमें लिख सकते हैं आंसर में, ठीक है। सो गाइस, जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, शो विद द हेल्प ऑफ एनी 2 एग्जांपल्स दैट इंदिरा गांधी हैड अ लीनिंग टुवर्ड्स द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म। अब इंदिरा गांधी ना सोशलिज्म को कैसे सपोर्ट करती थी, कोई भी 2 एग्जांपल्स आप बताइए, ठीक है। सबसे पहले सोशलिज्म को उन्होंने सपोर्ट करना कैसे, लोगों को लगा कि उन्होंने ना नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट बैंक्स कर दिया, क्योंकि जो सोशलिस्ट मॉडल था ना उसमें क्या रहता है कि कंट्री का ना जो मेजर इंडस्ट्रीज है और सारी चीजें, मतलब मैक्स जो जिन चीजों के थ्रू भी गवर्नमेंट रन करती है या अपना पब्लिक सेक्टर रन करता है, वो सब गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए, लाइक वो इट वाज इन यूएसएसआर। तो उन्होंने बैंकों को भी नेशनलाइज कर दिया था। तो ये एक एग्जांपल है कि वो सोशलिज्म को फेवर करती थी, ठीक है। और जो प्रीवी पर्स थे, लाइक सोशलिज्म का एक में एक चीज और होती है सोशलिज्म में, कि किसी को भी ना स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे सोसाइटी में, बिकॉज इन सोशलिज्म एवरीवन इज इक्वल। एक गरीब को सेम ट्रीट किया जाएगा एक अमीर के जैसे, और गवर्नमेंट ट्रीट बराबर करेगी। तो जो प्रीवी पर्स थे, जो स्पेशल अलाउंस वगैरह दिए जाते थे प्रिंसली स्टेट्स को, रूलर्स को, वो भी एबॉलिश कर दिए थे इंदिरा गांधी ने। तो ये भी एक एग्जांपल था कि उनकी वो किसकी तरफ लीनिंग थी वो किसकी तरफ, आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म, ठीक है। लीनिंग आर नहीं होगा, एन होगा। और जो उन्होंने 10 पॉइंट प्रोग्राम दिया था फॉर द एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, कि गरीबी कैसे हटाएंगे हम अंडर 10 पॉइंट प्रोग्राम, उस 10 पॉइंट प्रोग्राम से भी हमें थोड़ा लोगों को आइडिया लगा कि इंदिरा गांधी का एक सोशलिस्ट, प्रो सोशलिस्ट है, ठीक है। इंदिरा गांधी सोशलिज्म की तरफ एक उनकी लीनिंग है। तो इनमें से कोई भी आप 3 पॉइंट लिख, कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं कि हाउ इंदिरा गांधी हैड अ लीनिंग टुवर्ड्स सोशलिज्म, ठीक है। बैंक वाला चाहे आप बताएं कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक से, प्रीवी पर्स का एबॉलिशन, या फिर 10 पॉइंट प्रोग्राम फॉर द एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। जो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू आर्टिकल 51 इज करेक्ट, इनकरेक्ट। तो आर्टिकल 51 क्या क्या बताता है गाइस, देखो आर्टिकल 51 बताता है हमारा कि हमें इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना चाहिए, राइट, ये सही है, ठीक है, मतलब ये बताता है, तो ये गलत होगा। मेंटेन गुड इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन नेशन, अब इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में आर्टिकल 51 बात करता है कि नहीं पढ़ता, ये देखते हैं। रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी, ऑब्वियसली हम इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हैं, तो ये भी बताता है, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। आर्टिकल 51 के अंदर ये भी है, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटीज, ये भी है। आर्टिकल 51 और क्या कहता है कि एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, जो भी आपके डिस्प्यूट्स हैं किसी भी कंट्री के बीच या किसी भी और 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज के बीच, उनको ना आप आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करिए, बातचीत करके सॉल्व करिए, डिप्लोमेटिकली सॉल्व करिए, ना कि वॉर वगैरह के थ्रू। तो ये तीनों पॉइंट तो आर्टिकल 51 में है। आर्टिकल 51 ना इकोनॉमिक रिलेशंस की बात नहीं करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 51 में कौन सा प्रिंसिपल रिलेटेड नहीं है, कौन सा प्रिंसिपल रिलेटेड नहीं है, दैट इज मेंटेन गुड इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन नेशन, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन आर्टिकल 51, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, बी इज इनकरेक्ट। अब गाइस जो हमारा बी इज जो आंसर, अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रिफ्यूजीज एंड माइग्रेंट्स। अब गाइस रिफ्यूजीज और माइग्रेंट्स के बीच क्या डिफरेंस है, अब देखो गाइस माइग्रेंट्स क्या होते हैं, ये वर्ल्ड मैप है, कोई माइग्रेंट इंडिया आ रहा, कोई यहाँ से हमारी कंट्री से इंडिया से रशिया जा रहा, कोई यूएसए जा रहा, कोई ब्राजील जा रहा, कोई अफ्रीका जा रहा। तो माइग्रेंट्स वो होते हैं जो वॉलेंटरीली लीव करते हैं अपनी होम कंट्री को एंड दूसरी कंट्री में जाते हैं, मतलब अपनी मर्जी से अपनी कंट्री को लीव करके जाते हैं, चाहे वो
जॉब के लिए जाते हो या फिर किसी भी पढ़ाई के लिए जाते हो, कोई भी रीजन हो सकता है, वो जाते हैं। अब पर माइग्रेंट वही होते हैं जो अपनी मर्जी से जाते हैं, जो क्या चाहते हैं, वॉलेंटरीली लीव करते हैं अपनी कंट्री को। लेकिन रिफ्यूजीज होते हैं ना, वो वॉलेंटरीली लीव नहीं करते, वो अपनी कंट्री से भाग जाते हैं। जैसे देख सकते हैं, जैसे अभी यूक्रेन से लोग भाग रहे, बाकी की इधर पोलैंड वगैरह में, बाकी जो उनकी नेबरिंग कंट्री से वहां भाग रहे, क्योंकि रशिया ने वहां अटैक किया है। तो जो रिफ्यूजीज होते हैं वो क्यों छोड़ते हैं अपनी कंट्री? बिकॉज ऑफ वॉर, नेचुरल डिजास्टर, या फिर पॉलिटिकल परसुएशन, मतलब सरकारी उन पर अत्याचार कर रही है, या फिर उनको अपने देश में जगह नहीं मिल रही, शेल्टर नहीं मिल रही, तो कहीं और शेल्टर लेने चले जाते हैं। तो रिफ्यूजीज और माइग्रेंट्स में यही अंतर है कि माइग्रेंट्स तो अपनी मर्जी से जाते हैं, लेकिन रिफ्यूजीज वॉर की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, या फिर कोई भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से, या फिर पॉलिटिकली कुछ इवेंट उनकी कंट्री में ऐसे हो रहे हो कि उन पर वायलेंस हो रहा हो, तो अपनी कंट्री को किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं शेल्टर लेने के लिए, अपनी कंट्री को छोड़ के। ठीक है, क्योंकि अब रिफ्यूजीज का तो अब बेस्ट एग्जांपल प्रेजेंटली यूक्रेन के लोग ही हैं। वो अपनी कंट्री को छोड़ रहे हैं बिकॉज रशिया क्या कर रहा है, एग्रेशन कर रहा है। रशिया के साथ वॉर चल रहा है यूक्रेन का, और रशिया बहुत ज्यादा मिसाइल्स वगैरह दाग रहा है यूक्रेन में, तो वो अपनी कंट्री छोड़ के बाकी कंट्रीज में भाग रहे हैं। ठीक है, माइग्रेंट्स के तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। हमारे इंडिया से कितने लोग यूनाइटेड किंगडम या फिर यूएसए जाते हैं फॉर जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज, राइट। सो यही इसका आंसर है। ठीक है, तो गाइज यही थे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को समझ आए हो, और इन क्वेश्चंस के थ्रू आपका आई गेस रिवीजन अच्छा हो जाएगा। एंड ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज।